नमस्कार। स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और बातें सितारों की में हर रोज हम आपको नए नए सितारों से मिलवाते हैं और सितारों की नगरी में लेकर चलते हैं। लेकिन आज जो सितारा है वो 10 साल से छोटे पर्दे पर सक्रिय है। छोटे पर्दे के साथ साथ उन्होंने कई फिल्में भी की है। चलिए उनके बारे में बहुत सारी बातें बतानी है, लेकिन सबसे पहले उनका नाम आपको बता देते हैं। जी हाँ, बॉलीवुड और छोटे पर्दे के जाने माने चेहरे करण भानुशाली आज हमारे साथ बातें सितारों की में जुड़ने जा रहे हैं। अपने सफर से जुड़ी तमाम बातें करण हमें बताएंगे, लेकिन उससे पहले उनकी कुछ फिल्में और कुछ सीरियल के बारे में हम आपको बता देते हैं। जी हाँ, उन्होंने फेरा फेरी हेरा फेरी फिल्म की थी। मनोज जोशी जी जो कि काफ़ी जाने माने अभिनेता है, काफ़ी लंबे समय से काम करते आए हैं, उनके साथ करण भानुशाली ने इस फिल्म में काम किया। वहीं चल मन जितवा जाइए, इसमें भी करण भानुशाली ने अपनी मुख्य भूमिका निभाई है। ऐसी ही आशिकी, इसमें भी सीरियल में दिखाई दिए हैं करण भानुशाली। फिल्म कच्चा नींबू जो कि 2011 में रिलीज हुई थी, इसमें भी करण भानुशाली ने मुख्य भूमिका निभाई है। गुजराती फिल्म, मराठी फिल्म भी करते हैं। थिएटर में काफ़ी लंबे समय से उन्होंने काम किया है, मतलब बचपन से ही थिएटर उन्होंने शुरुआत की थी। थिएटर के बाद उन्होंने छोटे पर्दे पर एंट्री की। छोटे पर्दे के बाद आज फिल्में भी करण करते हैं। अच्छा, खास बात यह है कि एक्टर के साथ साथ राइटर भी हैं करण भानुशाली। और आज इस बातें सितारों की में हम उनसे तमाम वो बातें करेंगे जो उनसे जुड़ी है, उनके सफ़र से जुड़ी है। और हर रोज़ हम आपको नए नए कलाकारों से मिलवाते हैं, लेकिन करण की खास बात यह है कि करण एक डायरेक्टर भी हैं, एक एक्टर भी हैं और एक राइटर भी हैं। और इसी के साथ उनकी जर्नी से हम शुरुआत करेंगे। उन्होंने कच्चा नींबू फिल्म में काम किया। उसके बाद कहाँ हम कहाँ तुम सीरियल जो कि स्टार प्लस पर आता था, उसमें एज एन राइटर और एज एन एक्टर करण भानुशाली ने काम किया। तो उनकी तस्वीरें हम आपको कुछ दिखा रहे हैं जो उनके सीन से जुड़ी है। ये तस्वीरें करण भानुशाली की आप देख रहे हैं। हाल ही में कुछ दिनों बाद वे उनकी 2 से 3 फिल्में आने वाली हैं, जिसमें करण भानुशाली अहम किरदार करते हुए दिखाई देंगे। 3 फिल्में जो कि उन्होंने लिखी भी है। अच्छे राइटर भी हैं करण भानुशाली और एक्टर भी हैं। चलिए उन्हें बातें सितारों की में सीधे उन्हीं से आपको मिलवाते हैं, करण भानुशाली से। करण, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर आपका, और बातें सितारों की में भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमने आपको कहाँ हम कहाँ तुम में एज एन एक्टर देखा है। जीनियस फिल्म में भी हमने आपको छोटे से किरदार में देखा है। वहीं बात करें तो कच्चा नींबू फिल्म जो कि काफ़ी फेमस है, उस फिल्म में भी हमने आपको देखा है। बहुत सारी बातें करनी है आपकी जर्नी से जुड़ी, लेकिन उसके पहले बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। बहुत आपका धन्यवाद मुझे याद दिलाने के लिए। बहुत बहुत करण, बहुत सारी बातें हैं जर्नी से जुड़ी। थिएटर आपने किया है, 10 साल से आप एक्टिव हैं, छोटे पर्दे पर भी बड़े पर्दे पर भी। लेकिन उसके पहले लाइफस्टाइल हमें कैसे जीना चाहिए, पॉजिटिव रहना कितना ज़रूरी है, फिट रहना कितना ज़रूरी है, और करण अपने आप को पॉजिटिव और फिट कैसे रखते हैं अपनी बिजी शेड्यूल में। ये पॉजिटिव अप्रोच तो आप छोड़ ही नहीं सकते उसको, मुझे ये लगता है, क्योंकि स्पेशली अगर आप एक एक अभिनेता बनना चाहते हैं या आप एक लेखक बनना चाहते हैं या आप इस इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, फिटनेस की बात और है, लेकिन पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन है यहाँ पे। तो आपको एवरी डे यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ कि नहीं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ढंग का काम मिल ही जाएगा। और अब तो इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं सबके सामने, तो पॉजिटिव अप्रोच, वो आउटलुक होना बहुत जरूरी है। और फिटनेस तो मतलब आप 24 घंटे में से 1 घंटा तो निकाल ही सकते हैं दिन के लिए। जो फिटनेस का मेरे लिए ये है कि जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से नहीं भी जुड़े उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट यू हैव टू फील फिट। आपको अंदर से अगर खुशी हो तो वो चेहरे पे भी दिखाई देती है। बिल्कुल करण, और फिट और पॉजिटिव रहना ज़रूरी, और इस समय तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं ना कि हंसने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। तो हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। किरण, आपकी जर्नी की यदि बात करें हम और थोड़ा सा पीछे हम रिकॉल करें बचपन की और करण के, तो बचपन से ही एक्टिंग करने का शौक था कि बचपन में ही छोटे छोटे प्लेज और छोटे छोटे नाटक आप स्कूल में किया करते थे? जी, मेरे जो पिता हैं वो भी एक एक्टर है, किशोर भानुशाली जी, जूनियर देवानंद। आई थिंक आपने देखा होगा उनको कई फिल्मों में। दिल उनकी पहली फिल्म थी, उसके बाद अभी वो हक्कू सिंह की उल्टन पलटन और भाभी जी घर पर रहने दिखाई देते।
तो क्योंकि वो एक्टर थे और शुरू से घर में बहुत ही एक क्रिएटिव किस्म का माहौल था, हम लोग जब डाइनिंग टेबल पे बैठते थे तो फिल्मों की ही बातें करते थे। तो 4 साल 5 साल की उम्र में ही वो मेरे लिए फिल्मों की डीवीडी लेकर आते थे। जब दूसरे बच्चे बाहर खेलते थे, मैं घर पे बैठ के ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में, गुरुदत्त साहब की फिल्में और राज कपूर साहब की फिल्में देखा करता था। और मेरे क्लास में किसी को पता भी नहीं था राज कपूर साहब कौन है। तो पहले से ही रुझान होने लगा उस तरफ, फिल्मों की तरफ। और तभी मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं निर्देशक बनना चाहता हूँ, मुझे डायरेक्टर बनना था। और फिर जैसे जैसे बड़ा होता गया मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मैंने थिएटर से शुरुआत की, तो मुझे लगने लगा कि नहीं, अभिनय भी मैं कर सकता हूँ। फिर मेरे एक दोस्त है, उन्होंने मुझे कहा कि यार तू लिखता भी बहुत अच्छा है, तो क्यों ना। तो मेरी शुरुआत लिखने की एक गुजराती टीवी शो से हुई। तो अपने आप चीजें बनती गई। शुरुआत में सोचा था कि डायरेक्टर बनेंगे, फिर धीरे धीरे एक्टर बन गया, फिर राइटर बन गया, और अब वापस फिर से मैं सोच रहा हूँ कि डायरेक्शन की तरफ जाना चाहिए। क्या बात है। तो अच्छा, ऐसा होता है ना कभी कभी करण कि हम बचपन में स्कूल में होते हैं, हम छोटे छोटे प्लेस करते हैं, तो हमें कोई कह देता है यार बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, तू तो बड़ा होके एक्टर ही बनेगा। ऐसा कभी कोई वाक्य बचपन में हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल रोज होता था, क्योंकि मैं जूनियर केजी से ही मैं स्टैंड अप कॉमेडी बहुत करता था। मेरे डैड जो है वो देव साहब की नकल करते, तो मैं भी देव साहब की नकल करता था। मैं राजेश खन्ना साहब और शशि कपूर साहब और सबकी मैं नकल करता था। और तो जब भी ऐसा कोई फ्री पीरियड होता था तो टीचर मुझे बुला के पहली बेंच पे खड़ा करती थी और मैं परफॉर्म करता था, मैं दोस्तों के लिए। तो सबको शुरुआत से ही पता था कि यार ये एक्टर ही बनने वाला है, इसका और कुछ नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, आपके पापा को अभी हम हप्पू की उलझन पलझन में भी देख रहे हैं और भाभी जी घर पर भी देख रहे हैं, और वो देव साहब के कुछ कॉस्ट्यूम भी उन्होंने कभी कभी कैरी किए हैं, तो सोशल मीडिया पर भी हम उन्हें देखते रहते हैं। काफ़ी अच्छे कलाकार है और काफ़ी लंबे समय से सक्रिय। करण, आपकी यदि बात करें तो पापा से ही सब कुछ सीखा है आपने, बचपन से उन्हें देखा है, काफ़ी लंबे समय से एक्टिव है। क्या उन्हें ही देखकर लगा कि जी आपको एक्टर बनना है बड़े होके? बिल्कुल, आई थिंक पहला जो ट्रिगर था, पहला इंस्पिरेशन जो था वो मेरे पिताजी ही थे, क्योंकि उनको मैं देखता था और वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं वो देख के एक रुझान होने लगा। लेकिन उससे ज्यादा उन्होंने कभी मुझे फोर्स नहीं किया कि उन्होंने मुझे कहा कि तुझे जो बनना है बन। ना उन्होंने कभी टोका है, ना कभी ये बोला है कि तू ये मत कर। क्योंकि कई कई बार ये होता है, हमको लगता है कि एक्टर का बेटा एक्टर ही बनेगा, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि क्योंकि उन्होंने वो जिंदगी जी है, उन्हें पता है किस तरह के फ्रस्ट्रेशन होते बिल्कुल। हैं एक एक्टर की जिंदगी में। तो फिर वो मैं कितने मेरे पिताजी के दोस्तों को जानता हूँ जो अपने बेटे को बोलते हैं भैया तू एक्टिंग में मत आना। लेकिन क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन में ही इंट्रोड्यूस कर दिया था सिनेमा से, तो मेरे लिए कहानियां कहना वो ज्यादा बड़ा क्राफ्ट है देन एक्टिंग। मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे एक्टर ही बनना है, मुझे बस ऐसा है कि किसी ना किसी तरह मुझे इन सिनेमा से कहानियों का जुड़ना हिस्सा है। बनना है। वो सिनेमा से जुड़ना है जी, बिल्कुल या तो वो बिल्कुल। एक्टर के दर्जे से हो या लेखक के दर्जे से। अच्छा, जब किशोर जी को ये पता लगा कि उनका बेटा तो लिखता भी बहुत अच्छा है, कभी ये सोचा कि पापा के लिए लिखना है, ऐसी कोई फिल्म या ऐसा कोई एक्ट बनाना है जो आप अपने पापा के लिए लिखें? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लिखना है काफी कुछ। जैसे मैं उनकी उनकी लाइफ से जुड़ी हुई मैं काफी सारी बातें मैं सोचता रहता था कि ये कुछ एक अच्छी कहानी बन सकती है। लेकिन हार्दिक मेहता नाम के एक डायरेक्टर है जिन्होंने कामयाब फिल्म बनाई थी संजय मिश्रा जी के साथ। जी। और वो फिल्म मैंने जब देखी, मैं थिएटर से मैं निकला और मैंने तुरंत हार्दिक मेहता जी से बात की कि सर मुझे ऐसा लगता है आपने मेरे बचपन में झांक के मुझे जो फिल्म बनानी थी वो आपने बना दी है। वाह। क्योंकि क्योंकि वो जो किरदार थे उन सब किरदारों के साथ मैं बचपन से रहा हूँ। उसमें जो जो बिरबल, मनमोजी, ये सब जो जूनियर मेमू जी, ये सब जो एक्टर्स थे, जॉनी लीवर साहब, वो सब हमारे घर पे आया करते थे रोजाना और हम लोग डिनर साथ में करते थे और ये सब बातें मैंने सुनी हुई है। तो पर फिर भी तब हार्दिक मेहता जी ने मुझे कहा था कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जो कहानी तुम्हारे दिल के सबसे करीब है वो बोलो और वो चलेगी। उसका कोई लेना देना नहीं है बिल्कुल। चलने अच्छा, ना चलने से। अच्छा करण, राइटर भी हैं आप, जी एक्टर भी है, लेकिन वो कहते हैं ना जी कि जो पहली चीज होती है वो हमेशा याद रहती है। पहली बार जब जी। शूटिंग के लिए करण पहुंचे, पहला सीरियल, पहला वो जब कैमरा फेस किया, वो एक्सपीरियंस मैं जी चाहूंगी आप शेयर करें, क्योंकि पहली चीज हमेशा इंटरेस्टिंग होती है। बिल्कुल। मतलब मैंने दो तरीके से पहली बार कैमरा फेस किया था। एक बार तो मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता था जैसे मैंने बताया, पर वो मैं स्कूल में करता था। मैं जॉनी लीवर साहब जो हैं वो
मेरे डैड के काफी अच्छे दोस्त हैं, तो उनके पुराने पुराने जो ऑडियो कैसेट्स होते थे 80s में उन्होंने जो रिकॉर्ड किए थे, मैं वो सुन के मैं वो स्टैंड अप उनको करके दिखाता था, तो जॉनी भाई बहुत इंजॉय करते थे। तो आई थिंक 2004 के करीब एक शो आया था जी टीवी पे, जॉनी आला रे। तो उसमें जॉनी साहब अलग अलग छोटे छोटे स्टैंड अप कॉमेडियंस को बुला के परफॉर्म करने कहते थे। वो पहली बार था जब मैंने जॉनी साहब की परफॉर्म की हुई स्टैंड अप भी उनके सामने कैमरा के सामने परफॉर्म करके बताई थी। एंड उस दिन मुझे पहला पेमेंट भी मिला था मुझे मेरी लाइफ का। तो वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल और बहुत ही ज्यादा यादगार था, क्योंकि मेरे डैड के अलावा दूसरे जो मेरे गुरु है वो जॉनी साहब रहे हैं, और उनके हाथ से वो पेमेंट मिलना और वो अप्रिसिएशन मिलना बहुत ज्यादा स्पेशल था। और दूसरी बार जब कैमरा फेस किया तो वो फिल्म के लिए था 2007 में, जो 2011 में रिलीज हुई, कच्चा लींबू। वो एक्चुअली मैंने 2007 में हमने शूटिंग की थी। सागर बेल्लारी जो थे जिन्होंने भेजा फ्राई बनाई थी, उसके तुरंत बाद उन्होंने ये बच्चों की फिल्म बनाई थी, तो उसमें आई वाज प्लेइंग दैट पार्ट। और आज 10 साल के बाद हम लोग वापस मिले हैं, मैं और सागर बेल्लारी जी, और अब हम एक हिंदी फिल्म के ऊपर काम कर रहे हैं, जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। और शुरुआत हमने एज एन एक्टर डायरेक्टर की थी, अब शायद हम राइटर डायरेक्टर की पोजीशन में आ गए। क्या बात है। अच्छा, वो आपने कहा कच्चा लींबू फिल्म काफी फेमस भी हुई थी ना, बच्चों की फिल्म थी, उसमें कौन सा किरदार में करण दिखाई दिए थे? मैंने एक तो उसमें वो फिल्म ऐसी थी जिसका जो लीड रोल था वो एक थोड़ा सा उनको चबी मोटा लड़का थोड़ा सा चाहिए था, और मैं बचपन में काफी हट्टा कट्टा मोटा सा बच्चा था मैं। तो मैंने एक्चुअली उसके लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन पर वो उनको और ज्यादा मोटा बच्चा चाहिए था, मैं इतना मोटा नहीं था। तो फिर मुझे एक बुल्ली का कैरेक्टर मिला कि मैं उसको परेशान करता हूँ बार बार जाके। तो और अब जाके जब मैं सागर बेल्लारी जी को मिला जो उस फिल्म के निर्देशक थे, उन्होंने मुझे एक कन्फेशन किया कि करण, मुझे अभी भी बहुत दुख होता है कि मैंने तुझे इतना अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया उस फिल्म में। मुझे तू सबसे ज्यादा पसंद था, लेकिन मैं उस वक्त कर नहीं पाया था, लेकिन इस बार मैं जरूर तुझे यूटिलाइज करूंगा। बिल्कुल, आप उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके लिए लिख रहे हैं, उन्हें भी खुशी होती होगी ना कि जिस बच्चे को मैंने एक्टर बनाया, मतलब जिस फिल्म में मैंने लिया, वो मेरे लिए लिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो ट्रांजिशन जो हुआ है वो देख के बहुत वो खुश होते हैं। अच्छा करण, कच्चा लींबू के बाद फिर आपको ऑफर्स मिलने लगे होंगे फिल्मों में, सीरियल्स में, सीरियल छोटे पर्दे पर भी आपने एंट्री की। छोटे पर्दे का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? ऐसी ही आशिकी सीरियल, रोमांटिक सीरियल आपने किया, ये सीरियल से जुड़ी कुछ एक्सपीरियंस मैं चाहती हूँ कि आप शेयर करें। जी, तो छोटे पर्दे का कच्चा लींबू जब मैंने की, उसके बाद मुझे ऑफर्स थी तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए मुझे बुलाया गया था, सचिन पिलगांवकर जी एक शो कर रहे थे उसके लिए मुझे बुलाया गया था, लेकिन मैं बहुत ही पढ़ाकू बच्चा था, तो मैंने मना कर दिया था, मैंने साफ साफ इनकार कर दिया था कि मुझे टीवी शो नहीं करना है, क्योंकि टीवी शो क्या होता है, रोजाना शूट होती है, आप महीने में आप 27-28 दिन आपको शूट करना है। तो फिर मैंने मेरे पापा को बोल दिया था मुझे टीवी नहीं करना है, मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो फिर मैंने छोड़ दिया था सब कुछ, मैंने एक्टिंग छोड़ दी थी, मैं पढ़ाई कर रहा था। और जब मैं कॉलेज में आया उसके बाद मैंने वापस एक्टिंग थिएटर से शुरुआत की। टीवी छोटे पर्दे पे मेरी एंट्री 2007 के बाद, 10 साल के बाद वापस हुई कसौटी जिंदगी से जी। और उसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि मैं तो प्लेस करता था, मैं शर्मन जोशी जी के साथ एक प्ले कर रहा था, लंदन का एक प्ले है द प्ले दैट गोज रॉन्ग। तो वो शो जब हो रहा था उसका प्रीमियर देखने के लिए एकता कपूर जी आई थी, तो उन्होंने मुझे उस प्ले में परफॉर्म करते हुए देखा, और मुझे दूसरे दिन बालाजी से कॉल आया कि एकता मैम ने आपका प्ले देखा और आप बहुत इंप्रेस हो गई है वो, तो हम लोग कसौटी जिंदगी की बना रहे हैं, उसमें एक कैरेक्टर के लिए आप प्लीज आइए, एकता कपूर मैम ने खास कहा है। तो फिर मैं गया, मैंने ऑडिशन दिया, मुझे हालांकि दूसरे कैरेक्टर के लिए बुलाया गया था, लेकिन वहां पे मैं जब गया तो उन्होंने देख के बोला यार तुम तो बहुत ही छोटे हो, बहुत यंग हो तुम। तो मुझे दूसरे किताब ऑडिशन मैंने दिया और मैं तुरंत सिलेक्ट हो गया। सो एंड एकता कपूर जी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे प्ले में देख के सीधा टीवी में डाल दिया, और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शो था वो उस वक्त, कसौटी जिंदगी की टू। हाँ, क्योंकि पहला जो पार्ट था उसके बाद काफी लोग एक्साइटेड थे कि कसौटी जिंदगी की टू आया, और उस पर फिर करण ने काम किया। अच्छा करण, ऐसी ही आशिकी के बारे में हम बात करते हैं, आपने आई थिंक इसमें भी काम किया, रोमांटिक सीरियल हम कह सकते हैं इसको, इसमें कौन सा किरदार था आपको और ये सीरियल आपको कैसे मिला? तो जैसे कि मैंने बताया, एकता कपूर मैम मेरा शो देखने आई थी, तो उन्होंने मुझे तुरंत ऑडिशन के लिए बुलाया अगले दिन। मुझे जिस किरदार के लिए बुलाया गया था वो
अनुराग जो फिल्म के जो सीरियल के जो लीड है, उनकी बहन का पति, उसका रोल था और वो कॉमेडी रोल था, क्योंकि मेरी कॉमिक टाइमिंग एकता मैम को बहुत अच्छी लगी थी, तो इसलिए मुझे उसके लिए बुलाया गया था। लेकिन मैं जब गया तो उन्होंने कहा भाई तुम तो किसी भी एंगल से शादीशुदा नहीं लग सकते हो, तुम बच्चे हो, तुम तो अभी तो मुझे फिर प्रेरणा जो लीड है कसौटी की, प्रेरणा का एक छोटा भाई है महेश, उस किरदार का मुझे ऑडिशन देना पड़ा और मैंने ऑडिशन दिया और मैंने बहुत ही इस तरीके से ऑडिशन दिया था कि यार मुझे नहीं लगता मैं पास होने वाला, मुझे ऐसा लग रहा था। मैंने बहुत कम कॉन्फिडेंस के साथ वो ऑडिशन दिया था और ऐसा था कि अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, ऐसा वाला जोन था। पर तुरंत मैं फिर सिलेक्ट हो गया और हम लोग एकता कपूर मैम के घर पे गए और शुरू हो गया। और मैं बहुत डर रहा था, मैं बहुत घबरा रहा था, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 11 साल के बाद छोटे पर्दे पे वापस आ रहा था। तो और मुझे ये बहुत घबराहट थी, क्योंकि मैं खुद को थिएटर एक्टर मानता था, तो मुझे ये था कि क्योंकि हम जब छोटे पर्दे पे काम करते हैं वो थिएटर से काफी अलग होता है, तो मुझे डर था कि क्या मुझे लोग ऐसे मिलेंगे जो समझ पाएंगे मुझे, या क्या मेरी दोस्ती हो पाएगी उन लोगों के साथ, क्योंकि अब टीवी की कमिटमेंट मतलब महीने में 28 दिन आपको सेट पे रहना है, तो उसमें दोस्ती होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन लकीली मुझे ऐसे लोग मिले जो बहुत ही सेंसिबल थे। एरिका, पार्थ, कनू मैम है जो थिएटर में काम करती हैं, ये सब लोग इतने हम लोग चेलअप हो गए कि हम एक परिवार की तरह वहाँ पे काम करने लगे, तो बहुत ज्यादा मजा आया ना। और ये सीरियल भी काफी लंबे समय तक चला और काफी अच्छा भी चला। अच्छा करण, इतने सारे किरदार करने के बाद कोई किरदार ऐसा होता है जो हमसे काफी जुड़ा हुआ होता है, तो जी कोई ऐसा किरदार जो आपसे काफी जुड़ा हुआ हो, या फिर आगे जाके आप कोई किरदार करना चाहते हो? जी, आगे जाकर तो मैंने थिएटर में एक्चुअली मैंने जो नाटक किए हैं उसमें कई ऐसे मैंने किरदार किए जो मेरे लाइफ के बहुत करीब रहे। जैसे मैं केवल 17 साल का था और मैंने एल्बर्ट आइंस्टाइन का रोल प्ले किया था एक प्ले में। तो मैं उसमें 70 साल का एल्बर्ट आइंस्टाइन बनता था और साथ में मैं छोटा एल्बर्ट आइंस्टाइन भी बनता था। तो वो पूरी एक जर्नी थी एल्बर्ट आइंस्टाइन की, और वो नसीरुद्दीन शाह साहब और रत्ना पाठक मैम देखने आए थे, जया भादुरी जी देखने आई थी, काफी लोगों ने वो प्ले देखा और काफी ज्यादा सराहा गया था। तो वो कैरेक्टर मेरे दिल के काफी करीब है। और उसके अलावा शर्मन जोशी जी के साथ मैंने जो प्ले किया था, जो देखिए एकता कपूर मैम ने मुझे सीरियल में लिया था, वो जो किरदार था वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। वो काफी करीब है और फ्यूचर में मैं शायद कभी ना कभी मैं चार्ली चैपलिन जी का कोई एक वर्जन में प्ले करना चाहूंगा क्या लाइफ बात में। है। अच्छा करण, बहुत सारे दोस्त हैं, कॉलेज आपने किया है, सोशल मीडिया पर भी मैसेजेस आते होंगे आपके किरदार के लिए आपको, दोस्त लोग भी होता है ना कि छेड़ते रहते हैं सोशल मीडिया पर, ऐसा कभी कुछ हुआ है कोई वाकया जो आपको याद हो कि यार मेरे कैरेक्टर के बाद मुझे ऐसा मैसेज आया? हाँ, कई बार आते हैं, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं और दोस्त तो छेड़ते ही रहते हैं, दोस्त होते ही उसके लिए कि आपको छेड़ पाए। हाँ, अब तो तू बड़ा आदमी बन गया, अब तो तू ही पार्टी देगा, तो वो उस तरह की चीजें होती है। पर लकीली मेरे जो दोस्त हैं हम सब थिएटर के दोस्त हैं और हम लोग साथ में बड़े हुए हैं, हम लोगों ने साथ में एक दूसरे को पुश किया है। तो काफी आई थिंक अभी भी सब हम ग्राउंडेड है, हम सबको पता है कि हमारी जगह क्या है और हम एक दूसरे को एनकरेज करते रहते हैं। हमारा सपना ये है कि मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो काफी ज्यादा टैलेंटेड है लेकिन उन्हें अब तक वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। तो हम हर वक्त जब भी मिलते हैं हम यही बात करते हैं कि हमको अकेले अकेले नहीं बढ़ना है, हमको एक दूसरे को साथ में लेकर बढ़ना है। बिल्कुल। हम अच्छा लाइक करण, मैं एक अगर और कुछ लिखूं तो उसमें वो एक्ट करे, ऐसा बिल्कुल। कुछ। अच्छा करण, अभी ऐसा हो गया, दौर चेंज हो गया, थोड़ा सा डिजिटल हो गया है, वेब सीरीज का दौर आ गया है, सोशल मीडिया का दौर आ गया है। लेकिन आपने एक फिल्म की थी कच्चा नींबू 2007 में, जब आप छोटे थे, तो कभी कभी ऐसा लगा कि उस दौर पे फिर से जाना है? जी, क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो फायदेमंद भी है लेकिन उसका नुकसान कई बार मुझे ज्यादा दिखता है। क्योंकि इस वक्त जो एक रेस जो चल रही है, हर इंसान जो यहाँ पे एक्टर बनने के लिए आता है वो ये नहीं सोचता है कि मैं जाके थिएटर करूँ या फिर मैं अपनी एक्टिंग का क्राफ्ट बेटर करूँ, मैं कुछ कोर्स करूँ, मैं सीखूं। उससे ज्यादा वो इस भागदौड़ में लगे हुए होते हैं कि मैं मेरे फॉलोअर्स कैसे बढ़ाऊं, मैं वेरीफाइड अकाउंट कैसे पालूं, मैं कैसे लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचूं, जो मुझे लगता है सही तरीका नहीं है।
लॉन्गर रन में वो आपको इफेक्ट करेगा। शायद आज आप अगर हिट हो भी जाए सोशल मीडिया की वजह से, पर आप लंबी रेस के घोड़े नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपको काम नहीं आता है ज्यादातर लोगों को। तो इससे बेहतर है आप, और वो झूठ है। तो मैं इसलिए सोशल मीडिया पे अगर बहुत ज्यादा तारीफ भी आती है या बहुत ज्यादा कोई अगर क्रिटिसाइज करता है, तो फिर मैं उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। मुझे पता है कि वो कहीं ना कहीं पे एक हिस्सा है जो थोड़ा एग्जैजरेटेड होता है। तो इससे अच्छा है आप खुद पे फोकस कीजिए, आप अपना काम करते रहिए, और फॉलोअर्स और ये सब जो है ये बाद में आता रहेगा, ये बोनस है। हम इसके लिए काम नहीं करते, हम इसलिए काम करते क्योंकि हमको कहानियां कहने में ज्यादा इंटरेस्ट है। बिल्कुल। अच्छा, अभी हमने ये देखा पैंडेमिक सिचुएशन में सारी चीज़ें ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने लगी, वेब सीरीज़ का चूंकि दौर आने लगा, बच्चों ने, बड़ों ने, सबने वेब सीरीज़ देखी। तो करण को लगता है कि वेब सीरीज़ से यंगस्टर को मौका मिला है, वेब सीरीज़ से ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है, हम लोगों के बीच ज़्यादा पहुंचते हैं, क्योंकि फ़ायदे भी बहुत सारे वेब सीरीज़ के। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे फायदे हैं, और उसकी वजह से काफी सारे एक्टर्स को जो प्लेटफॉर्म मिला है वो शायद 10 साल पहले शायद नहीं मिल सकता था। तो उसकी वजह से काफी ओटीटी के लिए डेफिनेटली मैं कहूंगा कि जो वेब शोज आए हैं उसकी वजह से काफी लोगों को फायदा हुआ है। जैसे प्रतीक गांधी जो एक एक्टर हैं, मैं उनकी जर्नी मैं पिछले 10 साल से जानता हूँ। वो अभी स्कैम की वजह से हर्षद मेहता के रोल में आके इतने बड़े स्टार बन गए हैं, लेकिन मुझे 2014 से पता था कि ये कितने अच्छे एक्टर है, क्योंकि मैं उनके प्लेस देखता था। तो मुझे शुरुआत से पता था यार ये जो एक्टर है इसको स्टार बनना चाहिए, और आज वो बन गए हैं। और ऐसे कई सारे मेरे दोस्त हैं जो स्टार बन गए हैं उस वजह से। तो बिल्कुल ओटीटी का काफी ज्यादा फायदा है, और उसको हमें सही तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। तो मैं भी इस वक्त लिख रहा हूँ, मैं कुछ शोज लिख रहा हूँ, और देखते हैं, शायद होपफुली जल्द ही मैं शायद उसमें एक्ट भी कर पाऊंगा और लिख भी पाऊंगा। क्या बात है, ये बहुत खुशी होती ना कि ये डायरेक्टर भी है, राइटर भी है, और खुद ही एक्टर है, मतलब खुद के लिए खुद ही लिख रहे हैं। तो बहुत खुशी होती होगी ना करण, कभी कभी लगता है कि यार मुझे खुद के लिए लिखना है। जी, कभी कभी हाँ, मतलब मैं ज्यादातर वो नहीं करता, क्योंकि हर एक कहानी पे डिपेंड करता है। मैं हर एक कहानी में अगर खुद को फिट करने लगा तो फिर मैं खराब एक्टर हूँ, मैं खराब राइटर हो गया, मैं फिर, क्योंकि मैं फिर सेल्फिश हो गया। पर जहां पे अगर मैं ऑर्गेनिकली अगर मैं फिट होता हूँ, मतलब स्वाभाविक है कि मैं उस रोल में फिट बैठता हूँ, और अगर ये डायरेक्टर को भी लगता है तो फिर मैं वो करना चाहूंगा। जैसे मैंने एक फिल्म लिखी है गुजराती में, जो मुझे लगता था कि ये मुझे ही करना चाहिए, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो किरदार मैं करूँ, और प्रोड्यूसर्स ने भी कहा कि ये तुम करो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं बिल्कुल करना चाहूंगा वो। अच्छा, बॉन्डिंग अब हमें किशोर सर की और करण की कब दिखने वाली आने वाले समय में? हम लोग एक्चुअली एक फिल्म कर चुके हैं, ओके। जिसका नाम है अशी ही आशिकी। ऐसी ही, जो ओके। अशी ही आशिकी एक मराठी फिल्म है जो सचिन पिलगांवकर साहब ने डायरेक्ट की थी, और उन्होंने मेरा ऑडिशन भी नहीं लिया था, क्योंकि वो मुझे बचपन से जानते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था ये किरदार तू ही करेगा, और इसमें एक सीन है जहां मैं तेरे पापा को भी लेकर आऊंगा, तो मैं चाहता हूँ तुम दोनों एक साथ एक फ्रेम में दिखो, और मेरे लिए वो बहुत ज्यादा स्पेशल होगा। तो फिर वो फिल्म करने का सबसे बड़ा रीजन मेरा यही था कि मुझे मेरे पापा के साथ एक्टिंग करने मिलेगा, और सचिन पिलगांवकर जी जिनको मैं बचपन से जानता हूँ उनकी डायरेक्शन में काम करने को मिलेगा। ये दो रीजन की वजह से मैंने वो फिल्म की थी, और मुझे बहुत मजा आया। अच्छा करण, आप अपने आप को आने वाले समय में कहाँ देखते हैं? कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कहते हैं ना कि हम जो प्लान करते हैं, हम जो स्क्रीन प्ले अपने लिए सोचते हैं, जरूरी नहीं कि भगवान ने भी हमारे लिए वो स्क्रीन प्ले सोचा हुआ हो। तो पर मैं खुद को एज एन एक्टर और एज ए राइटर ज्यादा देखता हूँ। पर मुझे ये भी अब धीरे धीरे लगने लगा है कि अगर यहाँ पे आपको अपनी लिखावट पे ज्यादा कंट्रोल चाहिए, तो आपको अल्टीमेटली शायद यहाँ पे प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा। तो पता नहीं, मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि अभी फिलहाल एक्टिंग राइटिंग कर लेते हैं, और मेरा अल्टीमेट एम है शायद डायरेक्टर या प्रोड्यूसर बनना। तो फिर देखते हैं कैसी रहती है बिल्कुल, जर्नी। हम तो ऐसे किरदारों को कंटिन्यूसली देखना चाहेंगे। और करण, जाते जाते आप हमें ये बता दीजिए और दर्शकों को भी बता दीजिए कि आगे करण एज एन एक्टर कहाँ दिखाई देने वाले हैं, और एज एन राइटर कौन सी फिल्में आपकी आने वाली है, ताकि दर्शक भी वेट करें। जी, एज एन एक्टर तो अब तक कुछ लॉक नहीं हुआ है, पर एक गुजराती फिल्म थी जो मैंने की थी, चलमन जीतवा जाइए, 2017 में, वो काफी बड़ी हिट हुई थी। उसका सीक्वल बनने वाला है, तो वो जब भी बनेगा वो बिल्कुल मैं करने वाला हूँ। हो सकता है शायद अगले साल तक वो आ जाए।
उसके अलावा काफी सारी वेब शोज के लिए मैंने ऑडिशन दिए हुए हैं, टीवी शोज में मैं करता रहता हूँ, तो शायद उन चीजों में आप मुझे देख पाएंगे। लेकिन एज अ राइटर मैंने 2 गुजराती फिल्म लिखी हुई हैं जो कंप्लीट हैं, पर वो कोविड की वजह से उसकी शूटिंग रुक गई थी, वो शूट नहीं हो पाई। तो आने वाले कुछ ही समय में वो 2 गुजराती फिल्में मेरी लिखी हुई आ जाएंगी। उसके अलावा मैं 1-2 हिंदी फिल्मों पे काम कर रहा हूँ और बहुत सारे शोज है जिसपे मैं लिखने में काम कर रहा हूँ। मतलब दर्शकों एज को अ राइटर ज्यादा काम आएगा। मतलब दर्शकों को हम ये कह सकते हैं कि करण भानुशाली आपको इतनी आसानी से भूलने नहीं देंगे। एज एन एक्टर भी आपको दिखाई देंगे और राइटर भी उनकी फिल्में आने वाली है। करण, बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए और बातें सितारों की में इतनी सारी बातें करने के लिए। तो ये है करण भानुशाली, जो कि एज एन एक्टर भी हैं, एज एन राइटर भी हैं और जल्द ही हमें नए वेब शो में दिखाई देंगे। एज एन राइटर भी उनकी कई फिल्में आने वाली है। तो फिलहाल बातें सितारों की में इतना ही। जल्दी लौटेंगे एक नए सितारे के साथ। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।